नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12 के जो भूगोल संजीव डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर 2 है जो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एक एक दो दो मॉडल पेपर हैं सॉल्व कर लिए हैं। हिंदी और हिंदी अनिवार्य के अच्छे मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। इतिहास के भी जो 2-3 जो मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्टों में जाकर के अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्टों की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। विद्यार्थियों, जो आपके ये संजीव डेस्क वर्क के जो जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपको इस चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे और इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इन्हीं प्रश्नों में से हैं जो आपके पेपर के अंदर लगभग 70-80% तक जो क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इसको जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मॉडल पेपर हैं इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं इसमें किस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसको देख सकें। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला सवाल है कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी खंड ए के अंदर हमारा जो पहला सवाल है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमारा पहला सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा मात्रात्मक जो क्रांति है वो भूगोल का एक उपगमन नहीं है। अगला हमारा दूसरा सवाल है इसमें कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि है जो सर्वाधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तर अमेरिका में। तो जो किस महाद्वीप के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है? तो ये है अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? अफ्रीका के अंदर। अगला हमारा तीसरा सवाल है वो है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है या फिर डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैंपल ने और रेड जेल ने। तो इसका आंसर है जो हमारा हो जाएगा बे, यानी जो डॉक्टर महबूब उल हक है इन्होंने जो मानव विकास की अवधारणा दी है। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है रूस में, डेनमार्क में, भारत में, नीदरलैंड के अंदर। तो इसका पांचवे का जो हमारा चौथे का जो आंसर है वो हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी डेनमार्क में है जो सहकारी कृषि का है सफल परीक्षण हुआ है। अगला हमारा 5वां सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? टेलीविज़न, श्रृंगार सामान, लिखने के लिए कागज़ और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई में, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा जो सेक्टर हो जाएगा? तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और पर्यटन और सेवा। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा सेवा, यानी ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार है जो उपलब्ध करवाता है और वो है सेवा। अगला हमारा 7वां सवाल है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो विश्व का सबसे
लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, पैन अमेरिकन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यहाँ पर जो जो हमारा छठा का आंसर है वो हो जाएगा द ऑप्शन। सातवां का जो है ऑप्शन नंबर द है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो यहाँ पर आंसर है जो हो जाएगा। अगला हमारा आठवां सवाल है वो है निम्नलिखित महाद्वीपों में से जो किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो किस महाद्वीप से होता है? एशिया महाद्वीप से, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो हमारा आठवें का आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, जो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है। अगला हमारा नौवां सवाल है कि भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? ये दोस्तों आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत की जो प्रथम जनगणना है वो कब आयोजित की गई। मोस्ट सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा। अगला सवाल है 10वां, वो है भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? वेरी मोस्ट सवाल है ये भी, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, जो जिसमें भारत के जो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितनी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितनी जनसंख्या है जो घनत्व पाया जाता है। अगला हमारा 11वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, कपास, मक्का, गेहूं। कौन सी फसल है जो रबी की फसल है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 11वें का द ऑप्शन, जो गेहूं है वो रबी की फसल है। अगला हमारा 12वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, 2022, 2020 और 2023। तो यहाँ पर जो हमारा 12वां का आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 2002 के अंदर भारतीय जो राष्ट्रीय जल नीति है वो लागू की गई। अगला हमारा सवाल है 13वां कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में और तारपुर में। तो यहाँ पर 13वां का जो आंसर है हमारा द ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर के अंदर है, जो देश का पहला जो परमाणु स्टेशन ऊर्जा स्टेशन है जो यहाँ पर स्थापित किया गया। अगला हमारा 14वां सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है किससे है? सड़क परिवहन से है, रेल परिवहन से है, जल परिवहन से है और वायु परिवहन से हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है परियोजना है जो सड़क परिवहन से संबंध है, इसका सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज राजमार्ग है तो ये जो कितने जो मेन जो सिटी है उसको आपस में जोड़ता है, महानगरों को जोड़ता। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला हमारा 15वां सवाल है निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मुंबई, कोच्चि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी आंसर है जो हमारा हो जाएगा, यानी जो प्राकृतिक बंदरगाह कांडला, मुंबई, कोच्चि और उपरोक्त सभी हैं, जो तीनों हैं जो प्राकृतिक बंदरगाहें हैं। और राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा? कमेंट के अंदर बताइएगा। अगला हमारा 16वां सवाल है कि कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? कौन सी गैस ओजोन परत को जो सर्वाधिक है जो नुकसान पहुंचाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला हमारा दूसरा सवाल है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है हमारा कि विकास का अर्थ रिक्त स्थान या परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, तो यहाँ पर गुणात्मक हो जाएगा। फिर जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब रिक्त स्थान दिया खनन का विधि का प्रयोग, तो कुपकी खनन विधि का जो प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान दिया व्यापार गठन बिचौलिए सौदागरों को पूर्ति के द्वारा होता, तो यहाँ पर थोक हो जाएगा। फिर चौथा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान दिया पहले में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है, यानी उत्तरी अमेरिका में। सेलेरी शब्द लैटिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है सेलेरियम। क्या होता है? सेलेरियम, सेलेरियम से बना है। अगला हमारा रिक्त स्थान है प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण। फिर रिक्त स्थान दिया जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पर है अशोधित। क्या है? अशोधित। मानव बस्ती का अर्थ है कि किसी भी प्रकार और रिक्त स्थान दिया और के घरों का संकलन है, तो यहाँ पर प्रकार और आकार हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकार जो हो जाएगा। फिर आठवां है कि 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि को क्या कहा जाता है? पुरातन पर्वत भूमि कहा जाता है। नीरू मेरू कार्यक्रम का संबंध है जो जल संसाधनों की संरक्षण से है। किससे है? जल संसाधन है उनके संरक्षण से संबंध है। अगला हमारा रिक्त स्थान है कि ब्रंटलैंड आयोग का संबंध है, तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध है वो है सतत पोषणीय विकास से। फिर हमारा तीसरा सवाल है वो है अति लघुतरात्मक सवाल। तो अति लघुतरात्मक के अंदर हमारा पहला सवाल है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला दूसरा सवाल है विश्व के विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र बताइए। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर हमारा तीसरा सवाल है मानव विकास के कोई 2 उपागमों के नाम बताइए। तो वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। मानव विकास के 2 उपागम, तो एक तो हो गया आय उपागम और दूसरा हो गया कल्याण उपागम। अगला हमारा सवाल है प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है। तो प्लास्टिक उद्योग है जो किस वर्ग का उद्योग है? यह है पेट्रो रसायन वर्ग का उद्योग है। फिर है पांचवा सवाल विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि देशों के मध्य वैश्विक नियमों का जो व्यवहार करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो नाम यहाँ पर हो जाएंगे एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धरातलीय जल से किस तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है? तो है नाइट्रेट की। फिर हमारा खंड ब के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। फिर हमारा 5वां सवाल है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों के उल्लेख हैं वो कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता जो पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक होने के कारण नदी घाटियों विश्व के सबसे सघन क्षेत्र हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भू आकृति जिसमें पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल और मंद ढालों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और तीसरा हो जाएगा जलवायु, सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते
और अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, वो है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इनमें यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलन एवं शोधन के जो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नवीन रासायनिक व औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। फिर हमारा सवाल है 7वां, थोक व्यापार सेवा से क्या अभिप्राय है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है थोक सेवा आयोग। तो थोक व्यापार सेवा यानी थोक व्यापार सेवा, थोक व्यापार का जो गठन अनेक बिचौलियों जो सौदेगारों और पूर्तिगारों के द्वारा होता है। इसके गठन में फुटर भंडारों की जो भूमिका है वो कम होती है और श्रृंखला भंडारों की जो सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं ले से सीधी खरीद करते हैं और फिर जो है फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार जो बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की जो पूंजी पर ही है और अपने कार्य का संचालन करते हैं। अगला हमारा 8वां सवाल है, वो है विश्व व्यापार संगठन की आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का जो व्यवहार करता है और यह जो विश्व व्यापार तंत्र है उनके लिए नियम है जो नियत करता है और यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की जो बाधाओं से मुक्त करवाता है। और विश्व व्यापार संगठन है जो इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों को भी क्या करता है, निपटारा करता है। अगला हमारा 9वां सवाल है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? तो भारत में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में जो श्रम सहभागिता है वो दर अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत ऊंची है क्योंकि ये अभी निम्न आर्थिक विकास वाले क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ निर्वाह जो राज्यों की निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं की जो पूर्ति के लिए अनेक श्रमिकों की जो आवश्यकता पड़ती है। अगला है गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है? गैरिसन यानी छावनी नगर होते हैं और इन नगरों का विकास है जो सैन्य संबंधी कार्यों हेतु किया जाता है। यहाँ पर मुख्यतः सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य जो कार्य किए जाते हैं, इसलिए यह कैंट या कैंटोनमेंट भी कहलाते हैं। अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना तथा उधमपुर भारत के प्रमुख गैरिसन नगर हैं। फिर हमारा 11वां सवाल है परिवहन एवं संचार में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर परिवहन और संचार में हमारा जो इस प्रकार से अंतर कर लेंगे कि पहला जो हमारा परिवहन का हो जाएगा कि लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का साधन जो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वही संचार का करेंगे तो संचार में हो जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक विचार, दर्शन या सूचनाएं भेजने का जो साधन है वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा कि देश के आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान करने के लिए परिवहन आवश्यक हैं। तो यहीं पर संचार का हो जाएगा हमारा कि देश की जो सामाजिक प्रगति के लिए संचार का साधन का जो आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि परिवहन मुख्यतः सड़क, रेल, जल मार्ग एवं वायु मार्ग द्वारा संपन्न होता है।
यहीं पर जो तीसरा जो संचार का हो जाएगा, डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन आदि संचार के प्रमुख साधन हैं। ये जो संचार और परिवहन के जो मध्य अंतर हैं। अगला हमारा 12वां सवाल है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं को जो उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत की जो विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत की अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होती है। भारत में व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। विश्व व्यापार में भारत की व्यापार की भागीदारी मात्र 1% ही है। और भारत के जो आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है, जबकि निर्यात व्यापार में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्मित वस्तुओं की है। अगला हमारा 13वां सवाल है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 3 उपाय है आपको बताइए। तो यहाँ पर हो जाएंगी, गंदी बस्तियों को सुनियोजित प्रकार से हटाकर यहाँ रहने वालों को योजनाबद्ध कॉलोनी में अत्यधिक रियायती दर पर आवास उपलब्ध जो कराया जाए। गंदी बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, सड़कें, कचरे का निस्तारण आदि उपलब्ध कराई जाए। और गंदी बस्तियों में जो शौचालयों की है जो तथा मल निस्तारण की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाई जाए। ये जो यहाँ पर गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के 3 कारण हैं जो हो गए। फिर हमारा खंड 6 है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो जहाँ पर 14 सवाल है कि निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखिए। जिसमें पहले दे रखा है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और ब के अंदर दे रखा है ओरिएंट एक्सप्रेस, और अथवा में दे रखा है कि समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखिए, जो है उत्तर मानसा अंतरिम समुद्री मार्ग और दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ये जो यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम जो पहला का आंसर है। तो और बाकी का जो आंसर है आपके PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई जो रेल मार्ग है, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग जो पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कालगुरला ब्रोकन हिल है और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है। और एक अन्य उत्तर दक्षिण से जो रेल मार्ग है एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जो जोड़ता है तथा आगे इसे डार्विन बिरुदम लाइन से भी जोड़ा जाता है। फिर है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये जो रेल मार्ग है वो पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक है जो जाता है। और इस एक्सप्रेस रेल मार्ग का जो द्वारा लंदन से इस्तांबुल जो तक है लगने वाला जो यात्रा समय समुद्री मार्ग में लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। और इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, नई शराब, फल और मशीनरी है। फिर आपको अथवा का आंसर है जो PDF में मिल जाएगा। और फिर है 15वां सवाल जो है, भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों पर जो टिप्पणी लिखिए। पहला तो दे रखा है जिन पर बॉक्साइट और अभ्रक, और अथवा में दे रखा भारत में पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो बॉक्साइट और अभ्रक का आंसर। तो बॉक्साइट है ये मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है, और यह जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन है जो मुख्यतः ओडिशा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
में किया जाता है। और इनके अतिरिक्त जो इसका गौण रूप से है जो उत्पादन कर्नाटक और तमिलनाडु गोवा में भी होता है। फिर है अभ्रक। इसका मुख्य जो उपयोग है मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उसमें किया जाता है इसका उपयोग। और अभ्रक को पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त होती है। अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में तथा गौण रूप में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये जो हो गई हाँ हमारा बॉक्साइट और अभ्रक। फिर हमारा सवाल है 16वां कि लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह नियोजन से क्या अभिप्राय है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो सम्मिलित किए हैं। और अथवा में है भरमौर जनजातीय विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 16वां, इसका PDF में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। बाकी जो अगले क्वेश्चन है हम देख लेते हैं मोस्ट सवाल। तो यहाँ पर 17वां सवाल है वो निबंधात्मक क्वेश्चन है। जो अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। और अथवा में अधिकतर देशों में कुछ प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। फिर है हमारा 18वां सवाल वो है भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। फसल का परिचय, जलवायु दशाएं, उत्पादक क्षेत्र। और अथवा में है भूमि के स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट सवाल है भारत को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में है जो भूमि को है जो स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। और फिर है हमारा 19वां सवाल जो है नीचे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए जो चेन्नई, लंदन, मॉस्को और शिकागो हैं। तो ये जो विश्व का मैप है इसके अंदर आपको इनको अंकित करना है। तो शिकागो है जो शिकागो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अंदर, यहाँ अमेरिका के अंदर हो जाएगा। फिर है लंदन, तो लंदन यहाँ पर हो गया है, मॉस्को यहाँ पर हो गया। और जो चेन्नई है वो यहाँ पर भारत के तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो हो जाएगा चेन्नई। फिर है ये जो 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पर आपको इस प्रकार से भरना है। फिर है 20वां सवाल जो आपका अंतिम सवाल है कि दिए गए भारत के रेखाखंड रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित कीजिए जो हजारीबाग, बालाघाट, खेतड़ी और कटनी हैं। तो यहाँ पर जो भारत का मानचित्र है इसमें इस प्रकार से करना है। तो खेतड़ी है जो राजस्थान में आ जाएगी। राजस्थान में जो झुंझुनू में थी पहले, अब नए जिलों के अनुसार जो नीम का थाना के अंदर आ गई है खेतड़ी। फिर कटनी है जो यहाँ पर हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। और बालाघाट भी मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और हजारीबाग है जो यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको भारत के मैप के अंदर इनको फिल करना है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर 2 जो भूगोल क्लास 12 का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसको आसानी से देख सकें और समझ सकें। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी की जो मॉडल पेपर हैं उनके कई वीडियो बनाए जा चुके हैं, प्ले लिस्टों में जा कर के उनको भी ज़रूर देखिएगा। इन पे जो वीडियो से आपके बहुत जो फ़ायदा है वो होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।